हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले तो आपको ब्याज क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है मूलधन जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में मूलधन बोलते हैं और इंग्लिश में जो होता है प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये के ऊपर और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम ब्याज की दर बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए वो 10% के हिसाब से ले रहा है और कितने टाइम के लिए, तो टाइम अगर हमारे पास 2 ईयर्स है। ठीक है, 2 ईयर्स है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसमें दो तरह के ब्याज होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कि हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है पहले तो ये हम देखें। अगर मान लीजिए कि मैं जो है हमारे पास 1,000 रुपीज़ को 2 साल के लिए अगर किसी से उधार लेता हूँ और वो हमें 10% के दर से अगर वो दे रहा है और 2 साल के लिए हमने लेना है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, वो हमारा क्या होगा, वो 2 साल के लिए हमारे पास क्या होगा। पहले देखिए, पहले साल के लिए क्या होगा, अगर हमारे पास 1,000 रुपये है, ठीक है, और इसको 10% के हिसाब से उसने इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास पहले साल के लिए ये कितना आ गया, हमारे पास 2 जीरो 100 रुपये आ गया। यानी 1,000 के ऊपर हमने 100 रुपये दिया। ठीक है, 1,000 के ऊपर हमारा 100 रुपये जो है इंटरेस्ट लग गया पहले साल का। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे साल का जो इंटरेस्ट देखेंगे वो कितना लगेगा, तो वो भी सेम लगेगा। यानी जो है इसका भी अगर दूसरे साल के लिए भी निकालें तो हमारे पास क्या होगा, 1,000 मल्टीप्लाई वही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 100 रुपये हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, वो फिक्स हो जाता है कि अगर आपका 1,000 के ऊपर 100 रुपये अगर एक साल का लग रहा है तो अगले साल भी 100 रुपये ही देना होगा, और उससे अगले साल भी 100 रुपये, 100 करके ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 100 इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो 2 साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना हो गया, 100 प्लस 100 200 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल जो अमाउंट उसने पे करना है वो हमने करना है 1,000 प्लस 200 जो है इंटरेस्ट, तो हमने कितना देना है, 1,200 रुपये जो है उसको टोटल हमने देना है 10% के हिसाब से 2 साल बाद। ठीक है, तो ये तो है साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसे में अगर हम देखें जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए क्या डिफरेंस होता है। इसी अमाउंट पे हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास आएगा, इसका मान लीजिए हमारा फर्स्ट ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का 1,000 के ऊपर 10% के हिसाब से लगा, तो 10% से हमने इसका फाइंड किया था, कितना आ गया, ₹100। ठीक है, अब जो अमाउंट जो है अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, इसमें ये ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये कितना था, 1,000 था, उस पर 100 रुपये इंटरेस्ट लग गया। अब जो अगले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा इसमें 1,100 रुपये के ऊपर लगेगा। ठीक है, 1,000 प्लस 100 ये, तो ये 1,100 रुपये के ऊपर 10% लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1,100 रुपये के 10% हमने निकालना है, तो ये हमारे पास 110 आ गया। अब अगर हम 2 साल का टोटल ब्याज देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 210, और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में जो आया था वो कितना आया था, 2 साल का ब्याज, वो सिर्फ 200 आया था ब्याज। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो खतरनाक है, यानी उसमें ज़्यादा हमें देना पड़ता है ब्याज।
ठीक है। अब उसमें देखिए आपको यहाँ पे कहाँ 200 में ही काम चल जाना था और यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ा। अगर इसी को हम अगर अगले थ्री ईयर्स के निकालते तो फिर क्या होना था, 1100 में जो 1100 है उसमें 210 और बढ़ जाना था। ठीक है, तो इसलिए जो ये ब्याज है जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जिसका चक्कर चलता ही रहता है, चक्रवृद्धि का ब्याज यानी चक्कर चलता ही रहेगा, एक साल फिर दूसरा साल फिर तीसरा साल, इस तरह वो चक्रवृद्धि। यानी ये एक्चुअल में होता क्या है, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, अगर हम मान लीजिए कोई लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट हमें थोड़ा मुश्किल लगता है देना, वो देना बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। ठीक है, और साधारण ब्याज जो है वो ईजी होता है। ठीक है, तो इसी को अब हम आपको अब समझ आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इसमें यही फर्क है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को बिना फॉर्मूले के कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को बिना फॉर्मूले के कितने जल्दी से, एक ट्रिक से कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये जो मैं आपको फॉर्मूला देने जाऊंगा या जो ट्रिक देने जाऊंगा ये स्कूल के स्टूडेंट के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको स्टेप वाइज करना होता है, जो भी सम मिलते हैं ना उसको स्टेप वाइज करना होता है, तो उसमें स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स कट सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो उसको ये फॉलो कर सकते हो। ये जो मैं मेथड देने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे रेलवे वगैरह के टेस्ट, बैंकिंग के, उनके लिए ये मैं देने जा रहा हूँ मेथड। ठीक है, तो देखिए ये इजी मेथड क्या है। तो इस मेथड को करने के लिए मैं आपको ना एक ट्रिक देने जा रहा हूँ टेबल बनाने के लिए। वो टेबल आप सीख लीजिए कैसे वो टेबल बनाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 ईयर्स के लिए हमने इंटरेस्ट निकालना हो फॉर 2 ईयर्स, तो उसके लिए हमारे पास रेशो होगा 2:1। ठीक है, जितने ईयर्स का हमने निकालना है वो हमने शुरू में रख देना, जैसे 2 ईयर्स का है तो 2 रख लेंगे और लास्ट में हमारा रेशो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं 3 ईयर्स का निकालना चाहता हूँ, 3 ईयर्स के लिए मेरा क्या हो जाएगा, 3:3:1। ठीक है, ये हो कैसे रहा है, तो ये टेबल बनाने का मेथड आपको बता रहा हूँ, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जितने ईयर्स का है वो तो रहेगा ही, ठीक है, और लास्ट में 1, रेशो 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये जो बीच वाला है वो कैसे बन रहा है, इसको ऊपर वाले को प्लस कर दो, 2 + 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब ऐसे ही हम 4 ईयर्स का बना रहे हैं। देखिए 4 ईयर्स के लिए क्या होगा, जितने ईयर का है वो तो रहेगा ही 4। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा, 4 के बाद से इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 6, 4:6। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 6:4, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये है मेथड। अभी अगर मान लीजिए हमने 5 ईयर्स का निकालना है, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, हमारा कितने ईयर्स का है, 5, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 रेशो, अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, 6 + 4 कितना हो गया, 10 रेशो, अब इन दोनों को प्लस कर दो आप, 6 और 4 को प्लस करो, कितना आ गया, 10 रेशो, 6 4 और 1 कितना हो गया, 5 रेशो, लास्ट में क्या रहेगा, 1। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स का हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ईयर्स का ये हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही आप 6 ईयर, वैसे ज़्यादातर जो है एग्जाम में 5 ईयर्स मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स का पूछते हैं। 6 ईयर का चाहिए तो वो भी आप इसी मेथड को फॉलो करके आप बना सकते हो। 6 ईयर्स के लिए क्या करोगे, 6 रेशो, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 15 रेशो, 10 और 10 को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, 20 रेशो, 10 और 5 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 15 रेशो, 5 और 1 को प्लस कर दीजिए, 6, और लास्ट में 1। तो इस तरह आप जितने ईयर्स का आप चाहें वो ये आप टेबल बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिक, टेबल को आपने
कैसे बनाना है, और इसी के ऊपर बेस्ड जो मैं अभी आपको सम कराऊंगा वो बहुत ही इजी है। और इसी बेस्ड पे ये जो ईयर्स हैं सिर्फ हमने टाइम को ध्यान में रखना है और कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करते जाएंगे। तो चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको कराता हूँ। देखिए ध्यान से कैसे करना है हमने। क्लियर? तो चलिए अभी हम सम्स करते हैं। तो मान लीजिए ये अभी मैं आपको सम करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास तो चलिए अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 2 ईयर्स के लिए 10,000 रुपीज़ पे 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अभी 2 ईयर्स के लिए मैंने आपको रेशो बनाया था 2:1 बताया था, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं, हम इसकी परसेंटेज के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 10,000 का 5% आप निकाल दीजिए। 10,000 का 5% हमारे पास क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 500। अब ये जो 500 आया आप इसको इस साइड में लिख लीजिए 500 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप इस 500 का 5% निकाल दीजिए। इसका 5% हमारे पास आ गया 20 से 20, ये कितना आ गया 25, ठीक है। तो इसको आप इधर लिख दीजिए 25। क्लियर? अब ये जो रेशो थी इसको फर्स्ट ईयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। अब फिर इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 1 से मल्टीप्लाई करके ये, तो हमारे पास जो आया वो आ गया 1025 रुपीज़। ये हमारा CI आया, जिसको कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी है, ठीक है। तो इस तरह हम बाकी के भी सम कर सकते हैं, बहुत इजी है। बिना फॉर्मूले को यूज़ करके हम सिर्फ परसेंटेज का ध्यान रख के हम इसको बड़े इजी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अगर हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, हम 3 ईयर्स के लिए ट्राई करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है टाइम है 3 ईयर्स और रेट ऑफ 18,000 अगर आप हम मूलधन लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल जो इसको बोलते हैं, तो हमारे पास 18,000 है और रेट अगर हम 10% ले लें और टाइम हम लेते हैं इसको, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का टाइम लेंगे। तो अगर हमारे पास 2 ईयर्स की रेशो याद है तो 3 ईयर्स के बड़े आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। 2 ईयर्स का था हमारे पास 2:1। अब 3 ईयर्स का है तो 3 पहले रहेगा, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए 3:1, तो ये हो गया हमारे पास 3 ईयर्स का, ठीक है। तो अब हम 18,000 का फाइंड करते हैं। 18,000 के ऊपर हमने 10%, इसका 10% निकाल दीजिए। 20 से 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास 1800 आया, इसको आप साइड में इधर लिख लीजिए 1800। अब नेक्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हम क्या करेंगे, 1800 का 10% निकालेंगे। 1800 का 10% क्या हो जाएगा, ओवर ऑफ 100। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 180। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 180, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड ईयर का है वो 180 के 10% निकालेंगे। 180 का 10%, 10/100 हमारे पास क्या होगा, ये 10 से 10, ये आ गया हमारे पास 18। इस 18 को आप इधर लिख दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास जो परसेंटेज है इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 1 से, ठीक है। तो 18 3 ज़ा 54, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5400 और 18 3 ज़ा 54, तो ये हमारे पास आ गया 540 और 18 1 ज़ा 18। अब इनको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 5 9 5। तो ये हमारे पास है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह हम इसको काफ़ी फास्ट, अगर आप चाहें तो इसको माइंड में भी कर सकते हैं ये फटाफट कि 18,000 का 10% कितना हुआ 1800 और उसके बाद से 1800 का 10% 180, 180 का 10% 18, फिर उनको आप इससे रेशो से मल्टीप्लाई कीजिए और फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 10%, 4 ईयर्स का हम ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए 4 ईयर्स का देखते हैं हम। 4 ईयर्स का प्रिंसिपल जो है हमारे पास, मूलधन अगर मान लीजिए हमारे पास 6000 कर लेते हैं, मूलधन को हम 6000 लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको 4 ईयर्स के लिए फाइंड करते हैं। 4 ईयर्स हमारे पास टाइम है 4 ईयर्स के लिए, तो क्या करेंगे 2:1। 2 ईयर्स का अगर आपके पास याद है तो ये कर सकते हैं। 3 का क्या हो जाएगा 3:3:1,
1, 4 ईयर्स का क्या होगा, 4 ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 और 3 को प्लस किए 6, ठीक है, 6 और 1 को 4 आ गया, फिर रेशियो 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 ईयर्स का। अब फिर हमारे पास कितने परसेंट है जी, 10% है, तो 6000 का 10% आप निकालिए, 6000 का 10%, 10/100, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास कितना आया, ये 600 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आया हमारे पास 600। अब ये 600 का हम क्या करेंगे, 10% निकालिए, 600 का 10%, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 60 आ गया, अब 60 का 10% निकाल दीजिए, 60 का 10%, तो 60 का 10%, इससे ये कैंसिल हो, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 6, ये 60 था, यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं, उसके बाद से कितना था, 6 था। अब उसके बाद से 6 का 10%, 6 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.6, तो आप यहाँ पे लिखिए 0.6। अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको कर दो आप 4 से, इसको कर दो आप 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 ज़ा 24, ये आ गया हमारे पास 2400, ठीक है, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 360, और ये कितना हो गया हमारे पास 24, और ये हमारे पास कितना आ गया 0.6। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.6 आ गया, ये हमारा 4 आ गया, ठीक है, और ये हो गया 4 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 8 आ गया, ये आ गया 4 3 7, और ये हमारे पास आ गया 2, तो ये हमारे पास इसका जो है 27, ये आ गया 2784.6 रुपीज़ जो है, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप 4 ईयर्स का भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 0.6, ये हो गया हमारा 4 6 2 8 और 7 2, सही है। तो अभी ये ऐसे हम बहुत जल्दी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें हाफ ईयरली, जो क्वेश्चन होते हैं ना हाफ ईयरली वाले, हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। कई बार ये होता है कि जब ये है एनुअली, जो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली लगता है, तो अब इसमें कई बार सम ऐसे भी आते हैं जो हाफ ईयर लगता है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है हाफ ईयरली लगता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हाफ ईयरली वाले को कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हम लेते हैं 5000 रुपीज़ लेते हैं इसका मूलधन, ठीक है, मूलधन 5000 ले लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम ले लेते हैं 6% ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। टाइम हम लेते हैं 1 ईयर टाइम ले लीजिए, 1 ईयर हमारे पास टाइम आ गया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लगेगा, ठीक है जी, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में हमने क्या करना होता है, कुछ नहीं, सिर्फ हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना इसको हाफ कर देना होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3%। जो टाइम है हमारे पास उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है जी। इस तरह करना है। अगर हमारे पास मान लीजिए क्वार्टरली हो, क्वार्टरली के लिए क्या करना है, हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है रेट को, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल यही मेथड है। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं, 2 ईयर्स के लिए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास वही मेथड 2 ईयर्स के लिए फिर क्या होगा, वही 2:1, ठीक है, 2 हाफ ईयरली हो गया ना, तो 2:1 हम रखेंगे, और वही हमारे पास है 3% है, तो हम अभी इसका 5000 का 3% निकालेंगे, 3%। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15, 150 रुपीज़ आ गया, यहाँ पे आप लिखिए 150 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 150 का आप 3% निकालिए, 150 3%, 3/100, 0 से 0 ही कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 15 3 ज़ा 45/10, तो ये हमारे पास आ गया 4.5, तो ये हमारे पास 4.5 आ गया, यहाँ पे आप लिखिए 4.5। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा कितना आ गया 300, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.1। अब इसको आप प्लस कर दीजिए,
403, तो ये आपका CI आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 304.5। ठीक है, तो इस तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फाइंड कर सकते हैं किसी भी अमाउंट का, जो भी प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, वो चाहे हमारे पास क्वार्टरली गिवन हो, चाहे वो हमारे पास हाफ ईयरली गिवन हो। हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 से, और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वार्टरली हो तो हमने क्या करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई करना है रेट को, और टाइम को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। और तो इस तरह हम बड़े आसानी से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बहुत ही आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये है ट्रिक, और आगे भी मैं आपको ट्रिक बताता रहूँगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।